आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे नेपाली पीएम। शेर बहादुर देउबा बुद्धा आश्रम के रखेंगे नींव। गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। मार्च के महीने में सबसे ज्यादा रहा तापमान। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 के पार। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। कीव में बमबारी से 20 की मौत। मेयर का दावा 300 शव दफनाए। दिल्ली को हराकर गुजरात ने हासिल की सीजन की दूसरी जीत। फर्ग्यूसन ने झटके में 4 विकेटें। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। वो आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। नेपाली मंदिर से संलग्न बुद्धा आश्रम जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे और सैकड़ों साल बाद यह पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहां शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रान बहादुर वीर विक्रम शाह द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृत वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया गया था। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी और स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद 9:10 पर नेपाल के पीएम और यूपी के सीएम सड़क मार्ग द्वारा एयरपोर्ट से निकलेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव पहुंच गए हैं। रवि, वहां पर नेपाल के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, वहां पर कुल मिलाकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दें कि योगी सरकार के 2.0 के जो कार्यकाल है वो बहुत तेजी से ही है और जो कि अधिकार खुद दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सौंदर के काशी विश्वनाथ में वो आज पहुंचेंगे। योगी अधिकार 2 दिवसीय दौरे में, और उस दौरे में जो कि नेपाल के पीएम प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में समीक्षा बैठक करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ के विकासों पर जो भी निर्णय है वो निर्णय किए जाएंगे। हालांकि जो पिछली बार जो वादे किए गए थे उन वादों को हालांकि इस बार बैठक में बताया जाएगा और क्या करना है क्या नहीं करना है अलग से इसका मंथन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुद अपने कार्यकाल को जो है बहुत तेजी से देख रहे हैं, चाहे वो वहाँ के किसी भी प्रशासन विभाग से हो, शासन विभाग से हो, सभी को बहुत अलग तरह से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। रवि, नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम होंगे, और क्या कुछ खास कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हों? देखिए, जो नेपाल के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में आपको बता दें कि शासन और प्रशासन को एक्टिव कर दिया गया है, मुस्तैद कर दिया गया है। सबसे चप्पे पे ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। हालांकि काशी विश्वनाथ की बिल्कुल दुल्हन की तरफ सजा दिया गया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं उस तरह की बिल्कुल भव्य तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि कई फोर्सों को भी लगाया गया, कई एजेंसियों को भी लगा दिया गया था। हालांकि पहली बार देश के दोबारा योगी आदित्यनाथ जो है 35 साल बाद जो है देश के मुख्यमंत्री दोबारा जो कि 10% बहुमत सरकार बनाई है। और आपको बता दें कि उसमें देश के प्रेसिडेंट बाहर के जो हालांकि अन्य कंट्रियों से जो देश के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, शेर बहादुर देउबा आज नेपाल से आ रहे हैं। और कई हालांकि जब शपथ ग्रहण हुआ था तो हालांकि शपथ ग्रहण में भी कई लोग आए हुए थे। बिल्कुल, तो चलिए, आज नेपाल के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज अगर बात करें तो बुद्धा आश्रम की नींव रखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री, और सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ आपको बता दें कि 9:10 पर एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल पटना सिटी के 0 माइल पर मेट्रो निर्माण कार्य का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से बातचीत कर कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का 2 कॉरिडोर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। 1 अप्रैल को मेट्रो प्रोजेक्ट की सीएम ने समीक्षा भी की थी। तो इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने
कार्य कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ स्थिति है, कब तक काम पूरा होगा, इन तमाम स्थितियों को लेकर खुद सीएम ने निरीक्षण किया, सवाल जवाब किए, स्थितियों को जानने की कोशिश की। और देखिए सरकार के ऊपर भी 2024 तक जो कॉरिडोर है उसको पूरा करने का लक्ष्य है, तो ऐसे में काम को तेजी देने के लिए, धारदार देने के लिए खुद सीएम वहां पर पहुंचे, निरीक्षण किया और कई सारे अहम दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली में 12 जनपद स्थित रामविलास पासवान के बंगले को खाली करने के बाद शनिवार को पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए समर्थकों और चाहने वालों की भीड़ लगी थी। इस दौरान पत्रकारों से चिराग पासवान ने बातचीत की। बंगला खाली होने के बाद उनका दर्द छलका। चिराग पासवान ने कहा कि बंगला खाली करने के पीछे साजिश है। उन्होंने बंगला खाली करने के बहाने बेइज्जत करने की बात कही। चिराग ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन केंद्र के एक बड़े मंत्री ने मुझे एक दिन पहले अपने घर पर बुलाया और उन्होंने बता दिया कि बंगला खाली हो जाएगा, जो चाहे कर लो, रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में बढ़ते कद को लेकर सीएम नीतीश के साथ चाचा पारस पर भी वो हमला बोला। फिलहाल मैं नाम नहीं लूंगा, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने 29 तारीख को अपने घर पर बुलाया? क्यों बुलाया? क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, समय आएगा और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया? बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा? इसके दिशा निर्देश पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं, कि उनको बेइज्जत करके निकालो? क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी बिहार की 12 करोड़ जनता ने उठा रखी है। जब ये लोग देख रहे हैं तो आने वाले समय में ये लोग भी आपको जवाब देंगे, बताएंगे, और ये जवाब खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो आज मेरे नेता की वजह से वहां पर मंत्री बने हुए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के साथ ही बढ़ती महंगाई और सरकार के द्वारा किए गए दावों को पूरा नहीं होने के साथ टोल टैक्स कम करने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही मांग नहीं माने जाने के बाद आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए व्यवसायी एक्ट भी लगाने की मांग की है। साथ ही व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस भी जारी करने की मांग की। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून को आप सबसे पहले बनाइए, विधानसभा बुलाइए। व्यवसायी जिस जात का हो, जायसवाल हो, चौधरी हो, शाह हो, कलवार हो, भूमिहार हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, जिस कास्ट का व्यवसायी हो, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट कानून तुरंत लाया जाए और हर व्यवसायियों को लाइसेंस का राइफल दिया जाए। दूसरी चीज, हमें टोल टैक्स को बंद करना होगा। 2 रुपया 1 किलोमीटर पर 2 रुपया, 60 किलोमीटर पर 120, जितना भाड़ा नहीं उससे ज्यादा टैक्स। जब वन टैक्स वन नेशन आपने किया है तो फिर ये रोड टैक्स क्यों, डेली टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? यदि आपने एक सप्ताह के अंदर इस टैक्स को नहीं घटाया तो हम बिहार के लगभग टैक्सों पर धरना देंगे। लगातार पुलिस का शराब के नाम पर गांव में हमला, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपोत्र को मार दिया, पहले पहुंचे। वहीं पर एक लड़के को गोली मार दिया, पुलिस पारस में है। वहीं पर इस पुल के बगल में एक लड़की को घसीट के आरा में पुलिस मार देती है। कोइलवर में पुलिस का जुल्म, मुझे आश्चर्य होता है जनाब, सिटी में जब कोई गरीब मरता है तो नेताओं की नींद नहीं खुलती।
दरभंगा जिले के टावर चौक पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने भैंसे पर सवार होकर पैदल मार्च निकाला। बता दें कि इन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ठेले पर बाइक को सवार कर यह मार्च निकाला। मौके पर इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये चीज तो किसी से छुपा नहीं है। पिछले 10 दिनों में 8-9 दिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। कल आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 250 रुपया बढ़ा, उससे पहले आपने 50 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया। तो मजाक चल रहा है देश में। 2014 से पहले अगर 50 पैसा पेट्रोल पे बढ़ता था तो ये लोग रोड पर नाच करने आ जाते थे भाजपा के लोग। सीतामढ़ी में एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित परिचर्चा भवन में जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि त्रिस्तरीय विधान परिषद के चुनाव मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर के 22 प्रखंड कार्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया है। साक्षर नहीं है उनके लिए प्रावधान किया गया है कि वो 18 साल से ऊपर किसी भी वयस्क कंपेनियन को अपने साथ ला सकते हैं, पर एक जो वयस्क आएगा कंपेनियन वो एक ही मतदाता जो साक्षर नहीं है उसके साथ अंदर जाने की उसको आज्ञा होगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई भी कंपेनियन कितने भी मतदाता जो साक्षर नहीं है उनको जाके उनको वोटिंग कराए। चुनाव वाले दिन के लिए है उसमें हम लोग 5 लेयर की पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है, जिसमें मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की भी टीम है। उसके बाद एक स्टैटिक डिप्लॉयमेंट जो बूथ हैं वहाँ पे हम लोग मजबूत फोर्स काफ़ी रखे हुए हैं, जिसमें कि सीनियर ऑफिसर भी वहाँ डिप्यूटेड है, जिससे कि वहाँ पे पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रत्याशी की स्थिति अच्छी है, लेकिन सरकार इसे प्रभावित करना चाहती है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के पक्ष में नगण्य सीट होंगे। इन्होंने आगे कहा कि बिहार में थाने की स्थिति खराब है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय किसी नौजवान को सौंप दे। आज से के लिए सरकार उसको प्रभावित करना चाहती है। भाजपा के मंत्री हैं पंचायती राज के सम्राट चौधरी जी, वो पंचायत प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लाभ की बात इस आचार संहिता के बीच में करते हैं। इसका मतलब आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया, वोटरों को प्रभावित करने या प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं तो मुख्यमंत्री को दिक्कत है तो किसी नौजवान साथी को वो गृह मंत्रालय दे दे। उनके पास कई अच्छे चेहरे हैं, नौजवान चेहरे हैं। अशोक चौधरी हैं, नितिन नवीन है, सम्राट चौधरी हैं, सुमित सिंह जैसे सरीखे यंग नौजवान उनके पास है। नहीं कुछ तो संजय झा को दे दें। विजय चौधरी तो किसी काम के नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बुरा दी है, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो गृह मंत्रालय चला सकते हैं, बार बार समीक्षा करके विधि व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को जनता के बात को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय का प्रभार किसी साथी को दे दें और खुद मुख्यमंत्री रहे, क्या दिक्कत है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़।
धाकड़ टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी पटना के सचिवालय थानेदार सीपी गुप्ता का फिर एक महिला के साथ बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। दरअसल बांका में 8 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में पीड़िता के पिता और एक दिल्ली से आई एक महिला एक्टिविस्ट सीएम नीतीश कुमार से मिलने आई थी। मुलाकात नहीं होने पर महिला मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस उसे हटाने के लिए पहुंची। महिला जब सीएम से बिना मिले धरने से उठने से इनकार कर दिया तो सचिवालय थानेदार सीपी गुप्ता ने अब शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हुए महिला ही को तरह तरह की बातें कही। और आपको बता दें कि इस मामले में वरीय अधिकारी ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिया है। सुरक्षित रहे, ये आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार के चाचा को ही पकड़ लिया गया है, हमें लेके पुलिस जा रही है। इतना जरा पता कराइए वो सही है कि नहीं। द्वारा समय नहीं दिया गया, ये जबरदस्ती सीएम आवास में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ घटना हुई है, उससे हम लोगों को हमदर्दी है, सारे लोगों को हमदर्दी है। पुलिस के द्वारा 4 अपराधी को पकड़ा गया है, जेल भी भेजा गया है और उस पर न्यायालय अपना काम कर रही है। अब पुलिस के पास की तो नहीं है कि उसको सजा तुरंत दे दे। और यही बात को बतंगड़ बना जो है वो बांका से है। एक्चुअली एक पीड़िता का से केस से रिलेटेड है, तो उनमें जो है अभियुक्त को जो है जेल भी भेज दिया गया है। अब ये जो है चाह रहे हैं कि उसको फांसी हो जाए, तो फांसी की प्रक्रिया ओवरनाइट नहीं होती है, वो ट्रायल का बात है। वो चार्जशीट पुलिस सबमिट करती है, उसके बाद जो है इवेंचुअली कोर्ट उसको देखती है। ये ओवरनाइट नहीं होता। अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रोसेस शुरू है, तो इवेंचुअली उनको चार्जशीट भी किया जाएगा। तो उसी प्रोसेस की बात है, वो ओवरनाइट नहीं होती है। तो जो भी है बट इट्स इन प्लेस और पुलिस जो है अपना काम कर रही है। ये क्या करने गए थे? निगरानी विभाग की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने में लगी है। यही वजह है कि आए दिन भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की जाती है। वहीं निगरानी विभाग ने मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुसहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। विजिलेंस के डीएसपी कन्हैया लाल ने बताया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में कुछ संपत्ति जब्त किए गए हैं। कांड संख्या 1622 संतोष कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है, इनके विरुद्ध दर्ज है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके गृह तलाशी की जा रही है। छपरा करे यहाँ हाजीपुर स्थित उनके पैतृक आवास में चल रही है। ब्रह्मपुरा में स्थित जो उनका आवास है जिसमें भाई के साथ रहते हैं, वहाँ तलाशी हो गई है, अब उनके कार्यालय में चल रही है। अब तक कुछ मिला है कि नहीं मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पर सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में बहुत अच्छी क्या कुछ आरोप है, आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। सीतामढ़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि रोनी सैदपुर थाने के ममनपुर वार्ड नंबर 1 के निवासी
मुसरत खातून के घर में घुसकर 2 लोगों ने उनके 3 साल के पुत्र का अपहरण कर लिया था, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने टीम का गठन किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रामपुर के पास मोटरसाइकिल के साथ दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने अपहरण किए हुए बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगाए। चेकिंग के क्रम में जो अपराधकर्मी थे उसमें से 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया और जो 2 साल का छोटा बच्चा था उसे तुरंत पुलिस द्वारा बरामद किया गया और जो महिला जिसके बच्चे को ले जाया गया था उसे सुपुर्द किया गया। पुलिस को कब सूचना दी है? वही 2 मिनट में दे दिए, तुरंत दे दिए। आपके घर में पुलिस आया? पहले गए फिर तो 2-3 मिनट के अंदर में आ गए घर। आपके घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है, माँ है, नानी है, हम बस। अकेली रहती है? पटना के मोन्यूल हक स्टेडियम के पास स्थित मैकडॉनल्ड गोलंबर को श्रीराम गोलंबर करने की मांग की जा रही है। दरअसल श्रीराम सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य के किसी पद का नाम शराब के ब्रांड के नाम पर नहीं हो सकता और ये उचित नहीं है। इसीलिए इस गोलंबर का नाम श्रीराम गोलंबर कर देना चाहिए। एक समय था जब यहाँ मैकडॉवेल शराब का ब्रांड था, जो उसका यहाँ प्रमोशन होता था। तो अब क्या है कि बिहार में तो शराबबंदी है, तो हम लोग आज के दिन ये सोचे हैं कि इसका नाम बदल करके श्री राम गोलंबर किया जाए। चूँकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी में अगर शराब के नाम पर हमारे शहर में किसी भी प्रकार का लैंडमार्क या फिर कोई भी वस्तु स्थिति या फिर कहीं का भी नाम होता है, चाहे वो जनता के द्वारा ही नाम दिया हुआ क्यों न हो, वो कहीं से भी उचित नहीं है। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह हो गया है कि 22 मार्च से अब तक यानी कि 13 दिन में पेट्रोल 8 रुपए लीटर तक महंगा हो चुका है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देश में गर्मी ने इस बार मार्च महीने में ही तबाही मचा रखी है। देश में इस बार गर्मी ने मार्च महीने में पिछले 122 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च 2022 में दर्ज किए गए औसत अधिकतम तापमान 1901 से 2022 तक पिछले 122 सालों में 33.10 डिग्री सेल्सियस के साथ अब तक का सबसे अधिक और इनमें से 33.9 डिग्री सेल्सियस के मार्च 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार मार्च महीने से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई थी और देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में 40 डिग्री तक तापमान मार्च में दर्ज किया गया है और इस बार की गर्मी को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई रिकॉर्ड टूटेंगे और वो हुआ भी। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 40वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज करते हुए आसमानी बमबारी की है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस बीच कीव के मेयर ने यह दावा किया है कि करीब 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया है। दरअसल रूसी सेना ने कीव से पीछे हटते वक्त बूचा में कत्ले आम मचाते हुए आसमानी बमबारी की, जिसमें शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया। सड़कों पर सब दिखाई दिए। ये बताया जा रहा है कि रूसी सेना को जो कोई देखा उसको गोलियों से भून दिया गया। वहीं कीव के मेयर ने दावा करते हुए कहा है कि रूसी सेना के इस हमले के बाद करीब 300 शव को एक साथ दफनाया गया है। कीव में जंग कवर करने गए यूक्रेनी पत्रकार का भी शव मिला है। बताया जा रहा है कि 19 दिन से लापता थे, जिनका शव शुक्रवार को बरामद हुआ। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 10वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया है। गुजरात की जीत में उनके तेज गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। गुजरात ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 57 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के लिए उनके तेज गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि
लॉकी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए हैं, वहीं मोहम्मद शामी को 2 और हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला। इसके अलावा राशिद खान को भी 1 विकेट मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।